गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग केमिस्ट्री के आज दूसरे लेसन को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री को दूसरे लेसन में हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे लेसन अम्ल, क्षार और लवण है। कहने का मतलब ये है हम लोग इसमें तीन बातें पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ेंगे, क्षार पढ़ेंगे और लवण पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो अम्ल, क्षार, लवण इसे बोलते हैं एसिड, बेस और साल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी रासायनिक यौगिकों को देखा गया, सबसे पहले हम लोग ये देखें, हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में कि रासायनिक यौगिक को देखा, यदि जितने भी रासायनिक यौगिक को देखा गया, रासायनिक यौगिकों में अगर वर्गीकरण किया गया, सभी रासायनिक को देखा गया, उसके गुणों को देखा गया, इस रासायनिक यौगिकों के गुणों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया। रासायनिक यौगिक बहुत से, कई लाखों हैं, बहुत से यौगिक हैं, तो कई लाखों यौगिक हैं। इनको में से अगर हम सभी को पढ़ेंगे तो कोई न कोई इन लोगों में, गुणों में से जरूर आएगा। या तो वह अम्ल होगा, या तो वह क्षार होगा, या तो वह लवण होगा। कहने का मतलब ये है यदि हम रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण करें तो उसके रासायनिक गुणों के आधार पर या तो अम्ल होगा, या तो क्या होगा, क्षार होगा, या तो लवण होगा। या तो अम्लों में जाएगा, या तो क्षारों में जाएगा, या तो किस में जाएगा भैया, लवणों में जाएगा। तो ये इसे साल्ट बोलते हैं, नमक होता है। अम्ल, क्षार और लवण, कहने का मतलब क्या होगा, या तो अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो लवण होगा। आइए इनको बारी बारी से देखें। हाँ, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें क्या होंगे, दूसरे लेसन में हम लोग इतनी पॉइंट को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक अम्ल पढ़ेंगे, दूसरा क्षारक पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन, मतलब रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आगे उसके बाद सूचक पढ़ेंगे, इंडिकेटर इन इंग्लिश में। उसके बाद पढ़ेंगे पीएच परिसर, पीएच रेंज पढ़ते हैं। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद साल्ट पढ़ते हैं। इतनी टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो चलिए इन चैप्टरों को बारी बारी से देखते हैं, बहुत अच्छे से इसमें 100% समझ में आइए। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ना ये अम्ल, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, अम्ल, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अम्ल को पढ़ते हैं। पहली टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि केमिस्ट्री का वो कौन सा होगा इसमें, इस चैप्टर का, एसिड, अम्ल। क्या होगा एसिड, अम्ल में हम लोग जब शुरुआत में, जब इतना डेवलपमेंट केमिस्ट्री नहीं हुई थी, जब इतना विकास केमिस्ट्री का नहीं हुआ था, शुरुआत में, प्रारंभ में, बहुत पहले ये माना जाता था क्या कि प्रारंभ में पदार्थों के स्वाद और लिटमस पेपर के आधार पर, मतलब जो आप लोग ये बातें जानिए कि जो अम्ल, क्षार, लवण आया वो कहां से आया। वो बोला गया कि जो यौगिक होते हैं, ये यौगिकों के रासायनिक, ये जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों के क्या करेंगे, रासायनिक गुणों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया, अम्ल, क्षार, लवण। तो ये बोला गया भैया, ये जो पुरानी बातें हुई, पहले की बातें, पहले की क्या बातें हैं कि यदि प्रारंभ में जो पदार्थ का वर्गीकरण किया जा रहा था बहुत पहले, कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा, कौन सा लवण होगा, जब इसका वर्गीकरण हो रहा था, बहुत पहले शुरुआत में वर्गीकरण किया जा रहा था, तो प्रारंभ में ये बातें हुई क्या कि प्रारंभ में जब वर्गीकरण हो रहा था तो पदार्थ, दो बातों का ध्यान रखा गया। पहले उसको स्वाद को चेक किया गया और लिटमस पेपर की पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका स्वाद चेक किया गया कि पदार्थ जो यौगिक है उसका टेस्ट कैसा है, और उसके पास लिटमस पेपर पर उसका प्रभाव कैसा है। दो बातों के आधार पर देखिएगा, पहला पदार्थों का स्वाद कैसा है और लिटमस पेपर पर प्रभाव उसका क्या है। इसके आधार पर क्या बोला गया, अम्ल, क्षार और लवण तीन भागों में बांटा गया। तो ये बोला गया कि स्वाद के आधार पर क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर के आधार पर क्या बोलेंगे। बात किसकी हो रही, अम्ल की बात हो रही है। तो यहां पर ये बोला गया, इसके बाद जो यौगिक, जो पदार्थ क्या होगा भैया, जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता हो, क्या लगता हो, खट्टा लगता हो, जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता हो या खट्टा होता हो, जो खाने में खट्टा लगता हो, उसे अम्ल कहते हैं।
बोला गया कि वह पदार्थ जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता हो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। बात यह है कि जो अम्ल जो है ये लैटिन भाषा एसिड से बना है। जो इसका क्या होता है, ये लिया गया है किससे भैया, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका लैटिन शब्द किससे, एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सौर। तो हम लोग ये कहेंगे, इसके कुछ उदाहरण है। इसके उदाहरण कैसे हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से, सिरका खाने में खट्टा, सिट्रिक फल ये नींबू होते हैं, संतरा होते हैं, ये नींबू संतरा ये भी क्या है, ये एक एसिडिक फॉर्म में होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अम्ल होता है। आगे की बात हो रहा है इकिमली एसिटिक टार्टरिक, ये अम्ल क्या होते हैं, इनके स्वाद का होते हैं, खट्टे लगते हैं। और लिटमस पेपर की बात करते हैं, क्या बोले, वो पदार्थ जो खाने में खट्टा लगता हो, खाने में खट्टा लगता हो तथा लाल लिटमस, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर है, ये देखिए दूसरा, दो परीक्षण होगा। लिटमस पेपर क्या होगा भैया, देख दो बात, वह पदार्थ जो खाने में खट्टा लगता हो, जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता हो तो ये बात हो गई। दूसरा क्या होगा कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ये दो बातें होंगी कि जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ध्यान रहे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो कहेंगे वह पदार्थ जो खाने में खट्टा लगता है, जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ये इसके लैटिन भाषा एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। उदाहरण हो गए सिरका एसिड, सिरके एसिड, सिट्रस फल मतलब होता है नींबू संतरा, इमली एसिटिक टार्टरिक, इनके स्वाद का होते हैं, खट्टे होते हैं, इनके स्वाद खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये रही प्रारंभ की बात। ये कब की बात है, शुरुआत में इसके बारे में बात होगा कि यौगिक को चेक किया गया कि यौगिक ये अम्ल में होगा कि नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग उसको देखते हैं कि उसका स्वाद कैसा होगा। स्वाद और लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर इससे क्या किया गया, अम्ल कहा गया। यदि खाने में उसका स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है, और लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, तो वह क्या होगा, अम्ल कहलाता है, जो एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आगे की बात करें, ये जैसे सिरके हो गए, सिट्रिक फल, नींबू संतरा, इमली एसिटिक और टार्टरिक, ये क्या हो गए, उसके उदाहरण हो। ये रही बात पुरानी। बाद में क्या हुआ, जब आधुनिक परिभाषा की बात होती है तो आधुनिक परिभाषा का जन्म कब हुआ, 1884 में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्या, आरहेनियस साहब। आरहेनियस साहब ने अपना सिद्धांत दिया। आरहेनियस साहब ने अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, यहाँ पर आरहेनियस साहब के सिद्धांत के अनुसार, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया, इन्होंने बोला, आरहेनियस ने बोला, क्या बोला, आरहेनियस साहब ने ये बोला, यदि किसी पदार्थ को अम्ल चेक करना है या क्षार चेक करना है, तो अम्ल की बात अभी करनी है, अम्ल कैसे होगा, तो उन्होंने बोला वह पदार्थ जो जल में विलय करने पर H+ आयन देता हो, आरहेनियस साहब के अनुसार से। इसको नोट करिए, फिर इसका आरहेनियस साहब को पढ़ते हैं। अब आरहेनियस साहब 1884 में अम्ल की आधुनिक परिभाषा के आधार पर क्या बोलेंगे। आरहेनियस साहब ने बोला कि 1884 में इनका सिद्धांत दिया गया। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर, जो जल में विलय करने पर, जल में वियोजित हो, जल में विलय करने पर, जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों। क्या करेंगे भैया, जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों और दूसरा कोई धनायन नहीं देते हों। ध्यान रखना, वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों, H+ आयन देते हों, H+ आयन देते हों
और कोई इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हों। वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हों, उसे क्या बोलेंगे? उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हों, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हों, उसे क्या कहेंगे? उसे अम्ल कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, वे पदार्थ जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हों, इसके अतिरिक्त H+ आयन अम्ल होने का अधिकार देता है। कहने का मतलब, यदि किसी पदार्थ को जल में विलय करते हैं, जलीय विलयन अगर उसका बनाते हैं, वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन में H+ आयन देता हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मतलब अम्ल होने के लिए H+ आयन का होना जरूरी है। H+ आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन नहीं होना चाहिए। ऐसे विलयन को जो H+ आयन रहने साहब का सिद्धांत। लेकिन ध्यान रहे, H+ आयन के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। इसको लिखिएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार हम लोग पढ़ने चले। देखिएगा, जो अम्लों के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ये अम्लों का प्रकार किस आधार पे होगा? आयनन के आधार पर। आयनन का मतलब समझ रहे होंगे। आयनन पहला होगा क्या भैया? पहला प्रबल अम्ल इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होते हों, क्या बोलेंगे? वे अम्ल जो पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होते हों, उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्रबल अम्ल कौन कौन से? H2SO4 वाले जो 3 इसके उदाहरण हो गए। कहने का मतलब ये है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होते हों, उसे जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के H+ आयन देते हों, जो क्या बोलेंगे? वे अम्ल जो जल में क्या कर, जो पूर्ण रूप से क्या करके, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर H+ आयन देते हों, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3 और HCl। अगर हम क्या करेंगे, इसको H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसे जल में वियोजित करेंगे, क्या देगा? देखिएगा, यहां पर जब वियोजन होगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये वियोजन होगा तो देखो, ये H+ आयन दिया, 2H+ आयन दे दिया। ये क्या किया? 2 हाइड्रोजन आयन दे दिया, प्लस सल्फेट आयन देगा। इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये सल्फेट आयन हो गया। अब हम उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, किसको? ये नाइट्रिक अम्ल की बात करें, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अगर नाइट्रिक अम्ल क्या करेंगे, वियोजन होगा, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल टूटेगा, एक H+ आयन होगा प्लस NO3 नाइट्रेट आयन, ये हुआ। अगर हम HCl को ब्रेक करते हैं, किसको? HCl को ब्रेक करें, तो HCl जब ब्रेक होगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूटता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये बनता है। तो ये हमारा रहा प्रबल अम्ल।
इसको नोट करिए। हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल वीक एसिड। दूसरा पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स। वे क्या होगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, चींटी जो काटती है उसमें जो पानी ड्रॉप कर देती है, मिच्छू जो डंक मारता है, वही फार्मिक एसिड होता है। अब ये क्या हो गया, आपको वीक एसिड हो गया, वीक एसिड। अब इसको डिकम्पोजिशन जब करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है क्या भैया, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस साइनाइड आयन। तो ये बातें हुई। उसके बाद कौन सा हुआ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब वियोजन होगा तो बनेगा एसीटेट आयन। क्या बनेगा, एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। उसके बाद हमारा है फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो होगा HCO, ये फार्मिक एसिड क्या हुआ, इसको ये हुआ, उसके बाद H प्लस आयन हुआ, तो ये आपका हुआ एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इससे, एसिटिक एसिड। और ये क्या हुआ, एसिटिक अम्ल। और इसके बाद बोलेंगे ये क्या है, फार्मिक अम्ल, इसे बोलेंगे फार्मिक अम्ल। यहां पर ये बातें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। हमारा ये दुर्बल अम्ल जो है वीक एसिड, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये वीक बेसिड। अब एक अगर इसकी बात की जाए कि दुर्बल अम्ल की दो उदाहरण बताइए, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड या फिर एसिटिक एसिड, या फिर समझाइए तो आप लिखेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जिससे हाइड्रोजन साइनाइड हुआ या एसिटिक एसिड हुआ, फार्मिक एसिड हुआ। इसको आप डिकॉक्शन करके दिखा देते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या होगा, पहला कि अम्ल के निम्नलिखित गुण होते हैं। अम्लों के गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होंगे, पहला अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और जल में विलेय होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और जल में विलेय होता है, पहला। दूसरा गुण होगा कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा गुण, भौतिक गुण क्या होगा कि अम्ल क्या होता है, एक संक्षारण की प्रवृत्ति रखता है। संक्षारण की प्रवृत्ति का मतलब यह कि किसी के पर ऊपर पड़ता है तो क्षरण करता है। कपड़े पे पड़ेगा, कपड़े को काट देगा, लोहे पर पड़ेगा, लोहे को काट देगा, लकड़ी पर पड़ेगा, लकड़ी को काट देगा, स्किन मतलब चमड़ा, त्वचा पे पड़ेगा, उस पे काट देगा। कहने का मतलब ये संक्षारण प्रवृत्ति पर का, संक्षारण प्रवृत्ति का होता है। तो ये क्या होगा, अम्लों के भौतिक गुण कितने हैं, अम्लों का स्वाद खट्टा एवं जल में विलेय होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लों की प्रवृत्ति संक्षारण होती है, क्रिया करके कपड़े को, लकड़ी की त्वचा को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उसकी पहली परत को समाप्त कर देते हैं। इतना नोट करिए। उसके बाद पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण के बाद अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यहीं से रिएक्शन बनते हैं और यहीं से समझ में नहीं आती, यहाँ से टफ लगता है। अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, तो धातुओं से अभिक्रिया होगी कौन सा, अम्ल का, तो क्या बनेगा ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है यह आपको देखना है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होंगे, इसमें रिएक्शन मिलेंगे और रिएक्शन क्या होंगे, ये थोड़ा से टफ लगेंगे। इसमें क्या होंगे, रिएक्शन होंगे और ये क्या लगेंगे, थोड़ा सा टफ लगेंगे, कठिन लगेंगे। आपको कहना कैसे, आप धातु से, अब क्या होगा, धातु से अभिक्रिया होगी, हमेशा क्या होगी धातु, और धातु कौन सा होगा, सक्रिय धातु। तो क्या करेंगे, अम्ल सक्रिय धातुओं से, अम्ल सक्रिय धातुओं से
धातुओं से अभिक्रिया करके, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ये बात याद रखिए। क्या? अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। चलिए, सक्रिय धातु में वाली सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, ये हमारे सक्रिय धातु होते हैं। तो इन लोगों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें हाइड्रोजन में से HCl की अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या बनेगा। चलिए इसमें से क्या करना, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करा दो, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। चलो भी हाइड्रोजन तो चली गई। जब हाइड्रोजन चला गया, ये तो चला गया, बचा कौन, एक बचा ये और ये, इसका दोनों को मिला दो, कौन सा हो गया, NaCl हो गया। बस ये आपको हो गया। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक को दो बना दो। जब यहाँ दो बना दिए, दो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, लेकिन क्लोरीन दो हो गया, यहाँ क्लोरीन एक है तो क्लोरीन दो बना दो, लेकिन सोडियम दो हो गया, सोडियम इसको दो बना दो। ये हो गए। अब आप दूसरा रिएक्शन फिर से लिखते हैं। मान लीजिए अगर पोटेशियम की रिएक्शन करानी है, किससे, HCl की रिएक्शन करानी है, पोटेशियम, इस पे भी एक प्लस होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कराना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करा दो। चलो हाइड्रोजन गैस चली गई, बचा क्या, हाइड्रोजन चले जाने के बाद ये KCl आपका बनेगा, क्या, KCl प्लस ये, इसे बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस करना, यहाँ पर दो हाइड्रोजन कर लिया, यहाँ पर दो क्लोरीन हो गया और यहाँ पर दो पोटेशियम हो गया, ये बैलेंस हो गया। अगर इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम से अभिक्रिया करा दिया जाए, कैल्शियम से अभिक्रिया कराइए, H2SO4, इससे अभिक्रिया। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे धातु भी होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीजें हैं। यदि आप क्या करेंगे, यदि हम धातु कार्बोनेट, पहली बात धातु कार्बोनेट क्या होता, पहले इसको जान लेते हैं। धातु में सक्रिय धातु कोई भी होगा, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट ये होता है SCO3। अब कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट पे हमेशा कितने चार्ज होता है, एक माइनस होता है। किस पे, नहीं, इस पे कितने माइनस होंगे ये देख लीजिए, इस पे दो माइनस होंगे। कि क्यों दो माइनस, देखिए कार्बन पे हमेशा क्या होता है, इस पे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन पे 4 प्लस होंगे, और इस पे दो माइनस होता है, 2 2 4 2 6, तो 6 माइनस 4 प्लस, खत्म, ये दो माइनस आ गया। अब क्या करते हैं, ये कार्बोनेट है, इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ये बेसिक है, थोड़ा जानिए इसको। कार्बोनेट मैग्नीशियम भी हो सकता है, धातु में कैल्शियम भी हो सकता है। ये सोडियम होगा, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इनकी कार्बोनेट की बात करें तो ये धातु, अगर मान लीजिए सोडियम की बात करें तो दो माइनस है, यहाँ पर दो लोग होंगे, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब दूसरा बात क्या करा, दूसरा करा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु में कोई धातु हो सकता है, सोडियम हो जाए, चलो हाइड्रोजन ले लो, चलो हाइड्रोजन ले लो, कार्बोनेट ले लो, चलो कार्बोनेट ले लिया, ये बात है। अब सोचिए जरा, यहाँ पर एक प्लस होता है, यहाँ पर एक प्लस होता है, और इसके बाद दो माइनस होते हैं, सब लोग मर जाएंगे। ये अच्छा सा रिएक्शन बनेगा जिसका नाम होगा सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रहे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। जैसे क्या होगा, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। वही बात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, अगर वो भी अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब धातु कार्बोनेट कोई ले लीजिए, मान लीजिए धातु कार्बोनेट, मान लीजिए मैग्नीशियम, क्या हुआ भैया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, किससे, H2SO4 से। क्या बनेगा, यहां पर आपको पानी निकलेगा, पहली बार पानी निकल गया,
आपका CO2 भी बन जाएगा। चलो बन गया। लवण बनानी, लवण कैसे बनेगा आप देखेंगे। इसके इनकी सहायता से पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये मैग्नीशियम इसके साथ होगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। ये हो गया लवण, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल। तो इस प्रकार से यदि हम कैल्शियम को ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, ये है संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपका रिएक्शन करा दिया जाए किससे? H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या? अब यही बनेगा। इसमें से ये दोनों बन गए क्या? इन दोनों से बन जाएगा जल, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा क्या बनेगा भैया? कैल्शियम सल्फेट। ये बन गया कैल्शियम सल्फेट इसके साथ। और यहाँ पर क्या बनेगा? आप इन दोनों को तो ऐसे आंख मूंद के लिख दिया करिए। H2O और पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दिया करिए और पानी को लिख दो। अब इसको साल्टो को क्या करो? बना दो। इसको नोट करिए। फिर अगला थर्ड लास्ट रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तीसरा गुण पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। क्या होगा? कुछ अम्ल, सभी अम्ल नहीं, कुछ अम्ल कुछ धातुओं के साथ, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके वही धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा जो क्या हो? जो क्षारीय प्रवृत्ति की होते हैं। तो ऐसे में क्या होंगे? जो ऐसे होंगे कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या कि धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। जैसे देखिए, जैसे होगा अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, जो पत्थर वाला होता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम, क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया होगी किससे? अम्ल से। मान लीजिए HCl से क्रिया करा दिए तो अब क्या करेंगे? आपको लवण बना, पहले जल निकाल दीजिए, पानी निकल गया। अब चलो आगे, पानी निकला होगा तो इससे दोनों से पानी निकल गया, इन दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? कैल्शियम Cl2। अब रिएक्शन बैलेंस करना, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, अब कैल्शियम 1 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये नोट करिए। इसके बाद अम्लों के उपयोग की बात हो रही है, यूजेज ऑफ एसिड। अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड, इसमें 3 एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीनों का यूज पढ़ेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 के लेड बैटरियां बनाने में, जो बैटरी बनती है, बैटरी सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। बैटरी जब बनाते हैं वहां पर लेड की जो बैटरी होती है PV का, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोल जब निकलता है उष्मादाब उत्प्रेरक क्रिया के फलस्वरूप पेट्रोलियम का क्या होता है? उत्प्रेरित होती है। और जो प्राप्त होता है उसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डामल, ये सभी मिले होते हैं। उसको शुद्धिकरण में क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? H2SO4 का। बाकी की बात करें तो प्लास्टिक में, प्लास्टिक के जितने प्लास्टिक इक्विपमेंट जो भी बनते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है H2SO4 का। कृत्रिम रेशे बनाने में आधुनिक युग में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि वो रेशमी कपड़े की जरूरत पड़ रही है, जो कि इसके लिए H2SO4 की जरूरत पड़ती है। उर्वरक बनाने में क्या होगा? उर्वरक की बनाने में क्या करते हैं? किसानों को बहुत जरूरी होता है उर्वरक की, और यहाँ पर उर्वरक में भी क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक के निर्माण में। आगे हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, ये उर्वरक औषधि तथा विस्फोटक पदार्थ को बनाने में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में विस्फोटक पदार्थ, जो पटाखे वगैरह देखते हैं वो सब जो बनते हैं वो किसी से नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे की बात करें, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? ये तो आमाशय में भी निकलता है। इसके वस्त्रों के रंगाई करने में, जो कलर होता है रंगाई करने में, वहां भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि कोई चादर है प्लास्टिक, उसकी मेटल धातु है और चादर है कलई करना, और उसको कलई करना, तो कलई करने से पहले उसको साफ कर जाते हैं, रेबिन के साफ करते हैं। तो साफ करते हैं तो वहां पर एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहा है कि कलई की पूर्व चादरों को साफ करने में, चादर कौन सा चादर? चादर वो उस चादर को कौन सा बोलेंगे? धातु के चादर को। जब उसे कलई करने चले उसके पहले उसको साफ करते हैं, और किससे? एसिड के द्वारा। तो ये रहा हमारा अम्ल के बारे में। हम लोग अम्ल को पढ़ चुके हैं। अब हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षार को। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हाँ, आप लोग ये है, यदि आपको ये
पसंद हो रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। कब? अगली क्लास बेस और क्या बोलते हैं उसको, क्षार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।